भुट्टो साहब तो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रहे हैं, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो को तो इस्टेब्लिशमेंट ने उनके वालिद के कत्ल के बाद अपना दुश्मन समझती थी और बड़ी हॉस्टाइल थी। तो इन हालात में बेनज़ीर भुट्टो ने जिस तरह हौसले और हिकमत अमली और तदब्बर से अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया और मुल्क के अंदर वापस आई और उन्होंने जिस बहादुरी का सबूत दिया, मेरे ख्याल में हम जो मर्जी बातें करते रहे, लेकिन सारी दुनिया जो है वो ऐसे लीडरों को ना सिर्फ अपने लिए इंस्पायरेशन समझती है, बल्कि ऐसे लोगों के बारे में ये भी कहा जाता है कि बेनज़ीर जैसे लीडर और ऐसी समझ वाले लीडर बहुत ही कम पैदा होते हैं। और ये हमारे लिए या हमारे उस पूरे साउथ एशिया के खित्ते के लिए और पाकिस्तान के लिए खुसूसी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि एक ऐसी लीडर जो एक बड़े ही सख्त किस्म के पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजर कर वो एक ऐसे स्टेज पर पहुंची जहां वो इस मुल्क को सुधार सकती थी, इस मुल्क की वो बड़ी शनाख्त बन चुकी थी और इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए उनके पास जो भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और खास करके जो इस पूरे साउथ एशिया के खित्ते के लिए जो उनके पास प्लान थे। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो ने वो बातें की जो उस ज़माने के बड़े लेफ्ट ओरिएंटेड इंटेलेक्चुअल लोग किया करते थे। उन्होंने यहाँ तक कहा, बल्कि ये बात दुरुस्त भी है, ये बात बाद में तो ख़ैर डिस्कशंस का भी बायस बनी थी पब्लिक में कि बेनज़ीर भुट्टो ने 89 में जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आया था राजीव गांधी, यहाँ सार्क कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में, तो उसको ये तजवीज़ भी पेश की थी कि हम साउथ एशिया की कॉन्फेडरेशन बना लेते हैं। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो का विजन कितना बड़ा था और वो इस खित्ते की असल में जियोग्राफिकल अहमियत को और उस खित्ते की आपस में जो इंटरेक्शन है, जो लिंक हैं, उसकी अहमियत को कितना ज्यादा गहराई से समझती थी। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बदबख्ती है कि ऐसी लीडर को उन कुव्वतों ने कत्ल कर दिया जो माजी की डार्क एजेस की कुव्वतें हैं।